ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और रिव्यू पर्पस के लिए है, जो फेयर यूज सेक्शन 107 के अंतर्गत आता है। ओरिजिनल कंटेंट के सभी राइट्स उनके रिस्पेक्टिव ऑनर के पास हैं। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और ओह तेरी मूवी नहीं देखे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। क्योंकि ओह तेरी मूवी एक ऐसी फिल्म है जो हर एक घर, हर एक फैमिली से रिलेट करती है। यह फिल्म ना केवल एक फिल्म है, बल्कि एक जीवन की वो कड़ी है। जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं, वो परिस्थिति है, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमारी ही फैमिली की बात है। ऐसी शानदार मूवी जो है लेकर आई है एल्सा घोष। उसमें आप देखेंगे कि एल्सा घोष कई तरह के किरदारों में निभाते हुए नजर आएगी। पहली बार ऐसा पिक्चर देखने को मिल रहा है, ऐसी मूवी देखने को मिल रहा है जिसे आप बार बार देखना पसंद करेंगे। ऐसी फिल्म जिसकी स्टोरी, जिसकी स्क्रीन प्ले, जिसकी सिनेमा में हाइप इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बना हुआ यह फिल्म आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट करवाएगी। ऐसा फील करवाएगी कि आप सोचेंगे नहीं कि ये फिल्म किसी बाहर के व्यक्ति ने इसको डायरेक्ट किया है, बल्कि छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ की एल्सा घोष। हम बोलेंगे छत्तीसगढ़ की एल्सा घोष तो हमारा जो मूंछ है ऊंचा हो जाएगा, लेकिन नीचा नहीं होगा। क्योंकि बहुत ही शानदार मूवी जो है लेकर आई हुई है एल्सा घोष। सब उसे बाहरी 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 बोलते थे, लेकिन आज एक ऐसी मूवी लेकर आई है जिसे आपको देखना चाहिए। और देखकर अगर आप भी नहीं बोले ओह तेरी, तो ये बात आप मुझसे कमेंट में आकर ज़रूर बोलना कि यह मूवी बेकार है या फिर गंदा लगा। लेकिन आप मजबूर हो जाएंगे रिव्यू देने के लिए कि ये फिल्म सबसे बेहतरीन फिल्म है, बेस्ट फिल्म है। ऐसा फिल्म ना केवल आपको देखने को मिलता है, ना केवल प्यार मोहब्बत से भरी हुई फिल्में अब तक आपने छत्तीसगढ़ में देखते हुए आए हैं, लेकिन ये फिल्म जो है एक ऐसी फिल्म है जिसे आप रिलेट करेंगे। आप बोलेंगे कि ये फिल्म हमारे ही घर की बात है। ये फिल्म तो मैंने अपनी ही फैमिली में किसी के साथ होते हुए देखा है। गजब का फिल्म। अब आप देखना और उसके बाद बोलना जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ऐसा नहीं बोले ना तो फिर आप जो बोलते थे कि यह फिल्म जो है फ्लॉप होगी, ये मूवी बिल्कुल नहीं चलने वाली है, तो ये मैं बता दूं कि यह फिल्म थिएटर पे चल रही है, हाउसफुल चल रही है। और मैं बता दूं कि एक डॉग है जो बाइक नहीं सॉरी कार को चलाते हुए दिखाई देगा। ऐसा शानदार मूवी जो है आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कश्मीर की घाटियों में यह शूट जो है हुआ है। और मैं बता दूं एल्सा घोष, रजनी झांसी जैसे महान कलाकार इस मूवी में आपको दिखाई देंगे। और साथ साथ मैं बता दूं कि इस फिल्म में जो डायरेक्टर हैं वो एल्सा घोष खुद हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट और स्टोरी खुद से लिखी है। और मैं बता दूं कि यह मूवी जब शुरू होती है तो ऐसा लगता है मानो ये मूवी तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे जब ये स्टार्ट होती है, कुछ अच्छे से
किरदारों में जब ढलती है तब हमें समझ आता है कि ये फिल्म कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है। ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। इस फिल्म में आपको कॉमेडी, रोमांस, प्यार, मोहब्बत हर एक चीज़ का फील जो है आपको देने वाली है। यह फिल्म बीच बीच में आपको रुलाएगी, हंसाएगी, तो कभी आप टेंशन में आ जाएंगे कि अगला क्या होने वाला है। सस्पेंस से भरी हुई फिल्म होने वाली है। तो चलिए इसका फुल रिव्यू हम शुरू करते हैं। फिल्में ऐसी होती हैं जो थिएटर से निकलने के बाद सीधे दिमाग में नहीं दिल में रह जाती है। ओ तेरी उन्हीं फिल्मों में से एक है। ये फिल्में हंसी से शुरू होती हैं लेकिन ख़त्म होते होते आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि ज़िंदगी में मजाक और मजबूरी कितनी आसानी से एक दूसरे में बदल जाते हैं। फिल्म की शुरुआत काफ़ी हल्के और मज़ेदार माहौल से होती है। पहले कुछ सेकेंड्स में आपको पता लगता है कि ये एक सिंपल इंटरटेनमेंट फिल्म है। कैरेक्टर आपको हंसाते हैं, सिचुएशन रिलेटेबल लगती है और डायलॉग्स ऐसे हैं जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उठाए गए हो। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाने लगती है। एल्सा गोस का कैरेक्टर शुरू में केयर फ्री और कॉन्फिडेंस लगता है। वो अपनी दुनिया में खुश है, अपने फैसलों पर भरोसा करती है। वही राजनीश वही राजनीश झांझी का कैरेक्टर थोड़ा ग्राउंडेड है, थोड़ा प्रैक्टिकल है और हालात को समझकर चलने वाला इंसान है। इन दोनों की केमिस्ट्री धीरे धीरे डेवलप होती है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। यही वह वजह है कि उनका रिश्ता बिहेवियर लगता है। फिल्म का पहला हिस्सा आपको कैरेक्टर से जोड़ने में लग जाता है। आप उन्हें जज नहीं करते, आप उन्हें समझने लगते हैं और यहीं से फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट शुरू होता है। कहानी में पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब हंसी के बीच एक ऐसा सच सामने आ जाता है जो सब कुछ बदल देता है। यहीं से फिल्म का टोन बदलता है। अब सिचुएशन मजाक नहीं रहती, अब फैसलों का वजन बढ़ जाता है। कैरेक्टर पर प्रेशर बढ़ता है, परिवार का, समाज का और खुद की एक्सपीरियंस का। फिल्म यहाँ कभी भी ओवर ड्रामेटिक नहीं होती। इमोशन को शोर मचाकर नहीं दिखाया जाता, बल्कि चुप्पी और रिएक्शन से दिखाया जाता है। म्यूज़िक यहाँ बहुत स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल हुआ है। जहाँ ज़रूरत है वहीं बैकग्राउंड स्कोर आता है, बाकी जगह सेंस खुद बोलता है। कॉमेडी पूरी तरह गायब नहीं होती लेकिन उसका नेचर बदल जाता है। अब हंसी हल्की नहीं, थोड़ी कड़वी हो जाती है और यही ओ तेरी की मैच्योरिटी दिखाता है। पहले पार्ट के एंड तक आप ये महसूस करने लगते हैं कि ये फिल्म सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है। ये फिल्म रिश्तों की बात कर रही है, एक्सपीरियंस की बात कर रही है और उन हालातों की जहां इंसान को मजाक छोड़कर फैसला लेना पड़ता है। यहीं पर ऑडियंस पूरी तरह फिल्म के साथ जुड़ जाती है। अब सवाल ये नहीं रहता कि आगे क्या होगा, अब सवाल ये बन जाता है ये कैरेक्टर अब क्या फैसला लेगा। यही सवाल आपको दूसरे हिस्से तक ले जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां कहानी सिर्फ आगे नहीं बढ़ती बल्कि गहरी होने लगती है। पहले हिस्से में जो कैरेक्टर हमें हल्के फुल्के लगते थे वही अब कैरेक्टर अपनी असली शक्ल दिखने लगती है। फिल्म का मिडिल पोर्शन से यही स्ट्रांग हो जाता है। राजेश झांझी का कैरेक्टर अब सिर्फ एक कंपटीशन नहीं रहता, अब कहानी का बैकबोन बन जाता है। उसके सामने एक एक करके ऐसे फैसले आते हैं जहां कोई भी रास्ता पूरी तरह से सही नहीं है। अगर वो दिल की सुनता है तो घर और समाज टूटता है और अगर वो हालात का सुनता है तो खुद के अंदर टूटने लगता है। यहीं पर फिल्म इमोशनल पर्पस बनती है। एल्सा घोष का कैरेक्टर इस हिस्से से नहीं मैच्योर हो जाती है। अब वो सिर्फ रिएक्शन नहीं देती, वे सवाल पूछने लगती है। उसके डायलॉग कम
लेकिन जब वो बोलती है तो सीधे दिल पर लगती है। एक सीन में वो बिना कहे बस सामने देखती रहती है और उस चुप्पी में पूरी कहानी छुपी हुई होती है। यहाँ से साफ साफ हो जाता है कि फिल्म हीरोइन को सिर्फ सपोर्ट के लिए नहीं बल्कि डिसिप्लिन मेकर की तरह दिखा रही है। फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा यही है कि कोई भी कैरेक्टर परफेक्ट नहीं दिखाया गया। हर कोई न कहीं गलत है, कॉन्फिडेंस है और डर रहा है। मिडिल पार्ट में कई ऐसे सीन्स आते हैं जहां ऑडियंस हंसती भी है, लेकिन वो हंसी पूरी तरह हल्की नहीं होती। उसमें कहीं न कहीं दर्द छुपा होता है। अब कॉमेडी सिचुएशन से निकलती है, कैरेक्टर से नहीं। और यही कॉमेडी सबसे ज़्यादा असर करती है। इस फिल्म के हिस्से में फैमिली एंगल बहुत स्ट्रांग होता है। घर के सीन्स बहुत रियल लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी फिल्म का सीन्स नहीं बल्कि घर की किसी माहौल को देख रहे हैं। इनका जो शार्प है वो बिल्कुल अलग ही दिखता है। कोई चिल्लाता नहीं फिर भी बहुत गहरी लगती है। म्यूज़िक जहाँ भी ज़्यादा दखल अंदाज नहीं दिया गया है। जहाँ इमोशन ब्रेक पर होता है वहाँ म्यूज़िक खुद पीछे हट जाता है और वही जगह से हटकर इसकी जो म्यूज़िक है वो बिना भारी दिए बिना कुछ नहीं होता। फिल्म का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही आता है, एक ऐसा फैसला जो कोई भी लेना नहीं चाहता लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। इस फैसले के बाद कैरेक्टर पहले जैसा नहीं रहता। रिलेशन के दरार में आती है और भरोसा दिलाने लगता है। फिर वही आगे रिलेशन में दरार आने लगती है और भरोसा हिलने लगती है। ऑडियंस को यहाँ ये साफ महसूस होता है कि अब फिल्म सेफ जोन से बाहर निकल चुकी है। अब आगे जो होगा वो या तो सब कुछ तोड़ेगा या कुछ बदल देगा। मिडिल पार्ट ख़त्म होते होते एक अजीब सा साइलेंस रहता है। कोई बड़ा धमाका नहीं, कोई ज़ोरदार सीन्स नहीं, बस एक हैवी फीलिंग जो बताती है कि कहानी अब अपने सबसे कठिन रास्ते पर है। और यही साइलेंस ऑडियंस को बांध कर रखता है। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि फिल्म की डार्क फेस की, जहां कैरेक्टर अपनी चॉइस के सामने खड़े नज़र आते हैं। अब फिल्म का फेज़ में पहुंचती है जहां कहानी सिर्फ कठिन नहीं बल्कि भारी हो जाता है। यह वो हिस्सा है जहां हर कैरेक्टर अपनी ही गलती, अपनी ही मजबूरी और अपनी ही सोच के सामने खड़ा नज़र आता है। मिडिल पार्ट के बाद अब फिल्म का माहौल बदल चुका होता है। अब हंसी बहुत कम होती है और थोड़ी बहुत बची है जो भी दर्द से निकली हुई लगती है। रंजीत झांझी का कैरेक्टर इस हिस्से में पूरी तरह टूटता हुआ दिखता है। वो बहुत बाहर से होने के मजबूत करता है। वो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करता है लेकिन अंदर कन्फ्यूज़न और गिल्ट से भरा हुआ होता है। उसके फैसले अब किसी को खुश नहीं कर रहे हैं, ना वो घर वालों को खुश कर पा रहे हैं ना खुद को। और यही बात उनके कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा रियल बनाती है। एल्सा घोष का कैरेक्टर इस पेस में सबसे ज़्यादा असर छोड़ता है। अब वो किसी से लड़ती नहीं, ना ही ज़ोर से बोलती है, बस वो थोड़ा पीछे हटकर सबको देखती है और यही उसका सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बन जाता है। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, थकान नहीं, ऐसी थकान जो हर उस इंसान की होती है जिसने बहुत देर तक हालात को संभालने की कोशिश की हो। यहाँ फिल्म इमोशन और एक्सप्लॉइट
नहीं करती। कोई ज़बरदस्ती का रोना नहीं, कोई हैवी बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं, बस सीन्स को जैसा है वैसे रहने दिया जाता है और यही वजह है कि इमोशन और गहरा लगता है। इस हिस्से में सपोर्टिंग कैरेक्टर भी खूब उभर कर आते हैं। जो लोग पहले साइड में खड़े दिखते थे, अब उनकी बातों में एक्सपीरियंस और सच्चाई नज़र आती है। कई बार एक छोटा सा डायलॉग पूरे सीन्स का मूड बदल देता है। फिल्म का पिचिंग यहाँ जानबूझकर थोड़ा स्लो रखा जाता है क्योंकि कहानी दौड़ रही है, वो झेल रही है। हर सीन्स किसी न किसी को बोझ अपने साथ लेकर चलता है और ऑडियंस उस बोझ को महसूस करती है। यहीं पर फिल्म का डार्क टेस्ट मोमेंट आता है, एक ऐसा पॉइंट जहां लगता है अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। रिलेशनशिप ऑलमोस्ट टूट चुकी होती है, कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुकी होती है और साइलेंस सब पर भारी पड़ने लगता है। यहाँ ऑडियंस कैरेक्टर जज करना छोड़ देती है, अब बस ये महसूस होती है कि सब फंस चुके हैं। फिल्म का यही हिस्सा सबसे रिस्की भी है क्योंकि यहाँ ऑनेस्टी ना होती है तो फिल्म भारी पड़ जाती, लेकिन ओह तेरी यहाँ भी संभाल कर चलती है। वो ड्रामा लिमिट में रखती है और इस वजह से इम्पैक्ट बना रहता है। इस पार्ट के अंत ऑडियंस को साफ साफ लगने लगता है कि क्लाइमैक्स दूर नहीं है। अब कहानी या तो पूरी तरह टूटेगी या फिर कुछ ऐसा बदलेगा जो सब कुछ नया बना देगा। यही कॉनेस्टी आपको आखिरी हिस्से तरफ खींचकर ले जाती है और यह मूवी का बहुत ही ज़बरदस्त हिस्सा होता है। लोग इस मूवी को देखते देखते कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। ये फिल्म जो है बहुत उलझन में डाल देती है। अब फिल्म में अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ आकर साफ हो जाता है कि ओ तेरी किसी आसान रास्ते को चुनने वाला नहीं है। क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हुए फिल्म ना तो जल्दी करती है ना ही ऑडियंस को गुमराह करती है। जो कुछ भी पहले बोया गया था अब वही धीरे धीरे सामने आता है। रंजीश झांझी का कैरेक्टर यहाँ सबसे ज़्यादा बदल चुका होता है। अब जो भागता नहीं, अब वो टालता नहीं, वो खड़ा होता है अपने फैसलों के सामने और यही खड़ा होना उसकी सबसे बड़ी जिद बन जाती है। एल्सा घोष का कैरेक्टर क्लाइमैक्स में सबसे शांत और मजबूत दिखता है। वो कोई बड़ा स्पीच नहीं देती, कोई ड्रामेटिक डायलॉग नहीं मारती। उसकी ताकत उसके फैसले में है। वो चुनती है डर के साथ नहीं, समझ के साथ। और यही सीन फिल्म के इमोशन हार्ड बन जाता है। क्लाइमैक्स को कोई ज़बरदस्ती का ट्विस्ट नहीं डाला गया है, जो होता है वो लॉजिकली होता है। शायद कुछ लोग थोड़ा और ड्रामेटिक एडिटिंग चाहेंगे, लेकिन फिल्म यहाँ नहीं जाती। यह फिल्म सच्चाई के साथ ख़त्म होना चाहती है, ना कि सिर्फ तालियों के साथ। फाइनल मोमेंट में म्यूज़िक बहुत हल्के में आता है। ऐसा लगता है जैसे फिल्म खुद पीछे हटकर कैरेक्टर को बोलने दे रही है। ये साइलेंस कई बार म्यूज़िक से ज़्यादा पावरफुल होता है। एडिटिंग बेटर विस्ट है। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सब कुछ मीनिंगफुल होता है। कुछ रिश्ते पूरी तरह नहीं टूटते, कुछ बातें अधूरी रह जाती है, लेकिन यही अधूरापन फिल्म को रियल बनाता है। अब ख़त्म होने वक्त आप ये नहीं सोचते कि वाह क्या एडिटिंग थी। आप ये सोचते हैं हाँ ज़िंदगी भी तो ऐसी ही होती है। और यह ओह तेरी की सबसे बड़ी जीत है। अब फिल्म एक लाइन में समेटे तो ये कहा जा सकता है, ओह तेरी एक ऐसी फिल्म है जो
ज़ोर से नहीं पकड़ती लेकिन धीरे धीरे छोड़ने से मना कर देती है। ये फ़िल्म उन लोगों के लिए है जो सिर्फ हंसना नहीं महसूस करना भी चाहते हैं, जो रिएक्शन और क्लाइमेक्स समझते हैं और उनके लिए परफेक्ट एडिटिंग से ज़्यादा ऑनेस्ट एडिटिंग मायने रखती है। अगर आप मास एडिटिंग और लाउड ड्रामा ढूंढ रहे हैं तो शायद ये फ़िल्म आपके लिए ना हो, लेकिन अगर आप सच्ची इमोशन, रिलेटेबल कैरेक्टर और ग्राउंडेड स्टोरीलिंग पसंद करते हैं तो वो निराश नहीं करेगा, क्योंकि यह फ़िल्म ऐसा फ़िल्म बनाया गया है जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। ऐसी फ़िल्में बहुत कम बनती है, बहुत कम देखने को मिलती है। ये फ़िल्म का इंतज़ार जो है लोग बरसों से सालों से करते रहते हैं। अब ज़रा दिल खोल कर बात करते हैं, क्योंकि फ़िल्म ख़त्म होने के बाद असली सवाल यही से शुरू होता है। वो तेरी आपको थिएटर से बाहर निकलते ही ताले बजने वाली फ़िल्म नहीं लगती, लेकिन ये चुप करा देती है। आप बाहर निकलते हैं और कुछ देर बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि फ़िल्म आपके अंदर बैठ जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस फ़िल्म की सबसे बड़ी ताकत की। इस फ़िल्म की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो है ईमानदारी। ये फ़िल्म किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश नहीं करती, ना ही वे खुद को ज़्यादा बड़ा दिखाती है, ना ही ऑडियंस को कम समझती है। जो वो दिखती है वही दिखाती है। कैरेक्टर फेक नहीं लगते, ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ स्क्रीन के लिए बने गए हैं। इसमें कुत्ते जो है कार को चलाता है, बहुत बड़ी बात है। ऐसी फिल्म आज तक के इतिहास में कभी नहीं बनाया गया है। और वही बात करें दूसरी तरफ की, तो सबसे बड़ी बात है इमोशनल बैलेंस करना। फिल्म ना तो आपको ज़बरदस्ती रुलाती है और ना ही सीन्स में हंसाने की कोशिश करती है। जहाँ हंसी ज़रूरी है वहाँ हंसी आती है, जहाँ साइलेंस ज़रूरी है वहाँ साइलेंस रहता है। तीसरी स्ट्रॉन्ग बात, फीमेल कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल। एल्सा घोष का किरदार कमज़ोर नहीं दिखाया गया है। वो लाउड नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, वो रोती है लेकिन टूटती नहीं है। और सीजी सिनेमा में ऐसा बैलेंस फिल्म कैरेक्टर बहुत कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी कमज़ोरियों की। ईमानदारी से फिल्म का फेस बहुत कुछ लोगों को बहुत थोड़ा स्लो लगा सकता है, ख़ासतौर पर ऑडियंस जो हर 5 मिनट में ट्विस्ट या हाई पॉइंट चाहती है। यह फिल्म पैटिशन मांगती है और पैटिशंस नहीं देगा तो वो शायद पूरी कंटेंट नहीं कर पाएगा। कुछ सीन्स थोड़े और टाइट हो सकते थे, थोड़ा एडिटिंग कम होता तो इम्पैक्ट और तेज पहुंचता, लेकिन फ्लो फिल्म की आत्मा होती है, नुकसान नहीं पहुंचाते। अब सवाल आता है ये फिल्म किसके लिए है। अगर आप सिर्फ टाइम पास इंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो शायद ये फिल्म आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी फिल्म चाहते हैं जो रिश्तों को क्लाइमेक्स दिखाएं, जो रियल लगे, जो बनावटी ड्रामा से दूर रहे, तो ओ तेरी आपके लिए है। ये फिल्म कॉलेज स्टूडेंट से ज़्यादा वर्किंग क्लास फैमिली ऑडियंस और मैच्योर व्यूअर को टच करेगी। जो लोग अपनी ज़िंदगी में डिसीजन और कंपैरिजन के बीच में फंसे रहते हैं, ये फिल्म उन्हें ज़्यादा समझ आएगी। अब सबसे आखिरी बात, वो तेरी परफेक्ट फिल्म नहीं है लेकिन सच्ची फिल्म है, और कई बार सच्ची फिल्म परफेक्ट से ज़्यादा असर करती है। और सीजी सिनेमा इसी तरह की फिल्म बनाता रहा है, तो आने वाले समय में तो लोग रीजन सिनेमा नहीं क्वालिटी सिनेमा बोलेंगे, और तेरी उसी दिशा को मजबूत करती है। और मैं बता दूं कि नेक्स्ट पार्ट में आपको ऐसा देखने को मिलने वाला है जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे।
यह एक ऐसी फिल्म है दोस्तों जिसमें एल्सा घोष को इस तरह मजबूत दिखाया गया है और उसमें उसकी किरदार जो है इस तरह शानदार जानदार बनाया गया है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। एल्सा घोष जी की फिल्म न केवल भारतीय फिल्म है, छत्तीसगढ़ी फिल्म है, बल्कि इसे ऑल इंडिया वाली फिल्म को बनाया गया है। एल्सा घोष ने अपनी इस फिल्म में पूरी तरह जान डाल दी है। जान डालने के बाद ये फिल्म को इस तरह से डायरेक्ट किया है कि लोग मानो हा 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 करते रह जाएंगे और ज़मीन तले पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, ऐसी फिल्म जो है बनाया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि अब ज़रा थिएटर के बाहर की बात करते हैं तो क्योंकि कई बार फिल्म से ज़्यादा दर्शकों की खामोशी कुछ कह देती है। वो तेरी ख़त्म होने के बाद जो माहौल बनाता है वो किसी सेलिब्रेशन से जैसा नहीं होता। यहाँ सीट से उठते ही लोग तुरंत मोबाइल नहीं निकालते, कुछ लोग चुपचाप बाहर निकलते हैं, कुछ एक दूसरे को देखते हैं, बस हल्का सा सिर हिला देते हैं जैसे कह रहे हो हाँ समझ आया। युवाओं की बात करें तो ये उनके लिए ये फिल्म पूरी तरह इजी वॉच नहीं है। कुछ सीन्स उन्हें हैवी लगते हैं तो कुछ सीन्स उनके दिमाग से ज़्यादा घूमते हुए निकल जाता है, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ मज़े के लिए नहीं फैसलों की बात करती है। फिल्म ऑडियंस को के लिए ओह तेरी सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, खासकर पेरेंट्स वाले सीन्स, घर के अंदर का मोमेंट और जगह जगह जहाँ कोई खुलकर नहीं बोलता लेकिन सब कुछ समझ आ रहा होता है। कुछ लोग थिएटर से निकलते ही ये कहते हुए सुनाई देंगे कि ऐसा तो हमारे घर में भी हुआ है, और यही बात फिल्म को रियल बनाती है। महिलाओं की प्रतिक्रिया इस फिल्म को लेकर अलग अलग दी रही है। कुछ महिलाएं कह रही है कि एल्सा घोष के कैरेक्टर में मुझे होना था। क्यों? क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि इस तरह जो एल्सा घोष ने अपनी इस फिल्म में किया है वैसी मैं भी करूँ। मैं भी अन्याय के खिलाफ सामने खड़ी हूँ, मैं भी अन्याय होते नहीं देख सकती। यह फिल्म जो है अन्याय के विरुद्ध है, अन्याय के अपोजिट है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि एल्सा घोष का किरदार उन्हें बहुत क्लोज लगता है, क्योंकि कैरेक्टर ना तो कमज़ोर होता है, ना ही अनरियल लगता है और ना ही ये फेक लगता है। जो भी होता है सब चीज़ एकदम बिंदास होता है और उनकी जो वो है कैरेक्टर बहुत ही शानदार जानदार शानदार। और उनके साथ रहने वाले कुत्ते, बता दूं भाई, कुत्ता इतना शानदार इस फिल्म में एक्टिंग किया है जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्त आपको ये मूवी जो है बिल्कुल देखनी चाहिए, एक बार ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो आपको लगेगा कि मैं भी एक ऐसी फिल्म को देख रहा हूँ जो मुझसे रिलेट करती है। और मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ वो फिल्म एक दूसरे को बांध कर रखती है। यही, और मैं बता दें, हंसी की जगह हंसी है, रोने की जगह रोना है। और ऐसा सिचुएशन आपने कभी नहीं देखा होगा। ये फिल्म में एल्सा घोष कई तरह की रोल में नज़र आती है। बताओ, एक लड़की कई तरह की रोल करते हुए दिखाई देती है। बहुत ही बढ़िया शानदार फिल्म ये बनाया गया है। दूसरा हिस्सा की बात करें तो थोड़ी हल्की सी हो सकती थी, जो और अच्छी किरदार में उनको साथ निभाती, और होनेस्टी दोनों सही हैं, क्योंकि ओह तेरी सबको खुश करने की कोशिश नहीं करती। ये फिल्म अपनी बात कहती है और वहीं रुक जाती है। अब सबसे स्टैंड इंटरेस्टिंग एक रिएक्शन वो होती है जो लोग अकेले देखने आए होते हैं, उनके लिए ये फिल्म और भी ज़्यादा पर्सनल बन जाता है, क्योंकि कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई रिएक्शन नहीं,
सिर्फ कहानी और आप होते हैं, और ऐसे दर्शक फिल्म का सबसे ज़्यादा महसूस करता है। अब अगर मैं ऑडियंस रिएक्शन की बात करूं तो एक लाइन में कहूँ, ओह तेरी को देखकर सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, और लोगों का रिएक्शन इस तरह से मिल रहा है इस फिल्म के लिए जो कभी सोचा नहीं होगा। एल्सा घोष डायरेक्टर होने के बाद भी वो कभी इस चीज़ का ख्याल नहीं की होगी कि ऐसा भी कुछ हो सकता था, लेकिन बहुत ही शानदार शानदार ये जो है मिला हुआ है। इस एक्टिंग को देखकर लोग कहते हैं कि वाह, ये फिल्म तो मेरी ही द्वारा बनाई गई फिल्म है। मैं इस कैरेक्टर में शानदार शानदार अनुभव मैं कर रही हूँ। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर दर्शक फिल्म ख़त्म होने के बाद अपने आप से पूछता है, क्या ये फिल्म दोबारा देखी जा सकती है? तो सीधा जवाब है हाँ, लेकिन हर बार नहीं। वो तेरी फिल्म वो फिल्म नहीं है जिसे आप बैकग्राउंड में चलाकर चाय पीते हुए देख लें। ये फिल्म पूरी अटेंशन मांगती है। पहली बार देखने पर आप कहानी नहीं समझ सकते, दूसरी बार देखने पर आप किरदारों को समझते हैं, और तीसरी बार शायद आप उसे देखने की हिम्मत ही ना करें, क्योंकि ये फिल्म हर बार थोड़ा भारी लगती है। अब बात करते हैं OTT वर्सेस थिएटर एक्सपीरियंस की। अगर आपने ये फिल्म थिएटर में देखी है तो उसका असर ज़्यादा गहरा पड़ता है, क्योंकि हॉल की शांति, किरदारों की आवाज़ और वो मोमेंट जहाँ कोई डायलॉग नहीं होता, वहाँ थिएटर जीत लेता है। OTT पर यह फिल्म ज़्यादा पर्सनल हो जाता है। आप पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन OTT पर एक रिस्क है। अगर आपका मूड हल्की फुल्की इंटरटेनमेंट का है तो वो तेरी आपको भारी लग सकती है। इसलिए यह फिल्म हर मूड की फिल्म नहीं है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल, CG सिनेमा के फ्यूचर में ओह तेरी की जगह क्या है? ओह तेरी CG सिनेमा को एक मैसेज देती है। अब सिर्फ कॉमेडी या फोल्क ड्रामा काफ़ी नहीं है। ये फिल्म बताती है कि छत्तीसगढ़ की ऑडियंस मैच्योर हो रही है। अब वो सिर्फ हंसी नहीं, स्टोरी डिपेट भी मांगती है। ये फिल्म CG सिनेमा को एक स्टेप आगे ले जाती है, जहां कंटेंट सेफ नहीं, थोड़ा रिस्की है और हॉनेस्टी। अगर ऐसी फिल्में नहीं बनेगी तो CG सिनेमा एक जगह अटक जाएगा। एक्टर की परफॉर्मेंस इंडस्ट्री के बेंचमार्क बनाती है। डायरेक्शन ये साबित करता है कि लो बजट में भी बहुत ही शानदार ज़बरदस्त मूवी जो है बनाया जा सकता है। बहुत ही लो बजट की फिल्म और ऐसी फिल्म जो आपको हंसा रहा है, मुस्कुराने पे मजबूर कर रहे हैं, रुला रहा है। हर एक सिचुएशन आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाती है जो कि आपको गंभीर सोचने पर विवश कर देता है। और सबसे बड़ी बात, वो तेरी एक इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ही नहीं होता, लेकिन एक्सपेरिमेंट ज़रूरी होता है। अब आखिर में मैं ऑडियंस को दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। अगर आप फास्ट कॉमेडी, मास डायलॉग और नॉन टॉप इंटरटेनमेंट चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है, लेकिन रियल मोमेंट, रियल इमोशन, साइलेंट मोमेंट और सोचने वाली सिनेमा पसंद करते हैं तो ओह तेरी CG फिल्म आपको ज़रूर याद रहेगी। और यही एक अच्छी फिल्म की पहचान है। अब मैं अगला फाइनल पार्ट में आपको बताने वाला हूँ कि इस फिल्म की जो रेटिंग है क्या होनी चाहिए और ये फिल्म किसे देखनी चाहिए, किसे नहीं देखनी चाहिए। अब एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, ये फिल्म एक बार देखने के बाद फिर से देखने का मन करती है या नहीं? वो तेरी की
रिपीट वैल्यू हर किसी के लिए सेम नहीं है। अगर आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखते हैं तो शायद आप इसे ना देखें, लेकिन अगर आप कैरेक्टर और इमोशन को पकड़कर फिल्म को देखते हैं तो ये फिल्म आपको बार बार देखने पर मजबूर कर देगी। पहली बार देखने पर आप कहानी में रहते हैं, दूसरी बार देखने पर आप कैरेक्टर को समझते हैं, आप नोटिस करते हैं छोटे छोटे रिएक्शन, साइलेंट पॉज और वो बातें जो पहली बार में छूट जाती है। अब थिएटर वर्सेस ओटीटी की बात करें, वो तेरी थिएटर में इसलिए काम करती है जहां डायरेक्शन बहुत ज़्यादा उभर कर आता है। अंधेरे में बैठकर जब आप पूरी तरह फिल्म को देते हैं तो इसका इम्पैक्ट पूरा आ जाता है। घर पर ओटीटी पर देखने पर अगर बीच बीच में फ़ोन आ जाए तो उस पर आप डिस्टर्बेंस हो जाता है, कुछ काम आ जाता है तो उस पर डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये बैकग्राउंड में चलने वाली फिल्में नहीं है, ये ध्यान मांगती है। इसलिए अगर ऑप्शन हो तो फर्स्ट वॉच थिएटर में देखें। और मैं बताने वाला हूँ कि इसको आप थिएटर में अगर देखते हैं तो उसका ही हो जाएंगे। बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त है एल्सा घोष की ये जो कॉमेडी भरी एक्टिंग है, ये जो इमोशंस है, ये जो कैरेक्टर है, सबको हिला कर रख देने वाली फिल्म है। ईयरफोन लगाकर एक जगह बैठकर अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल थिएटर वाला माहौल आपको समझ आने वाला है। ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म नहीं है, लेकिन डायरेक्शन दिखाने वाली फिल्म है। ये बताती है कि सीजी सिनेमा सिर्फ कॉमेडी या फोल्कलोर तक सीमित नहीं है, यहाँ मैच्योर स्टोरी की भी बात होती है। और मैच्योर अगर स्टोरी है, डायरेक्टर है और डायरेक्शन है तो यह फिल्म बिल्कुल हिट हुई है। अब मैं बात करने वाला हूँ, अगर आने वाले समय में सीजी फिल्म मेकर ऐसी होनेस्ट फिल्म बनाती है तो ऑडियंस का टेस्ट भी बदलेगा। वो तेरी एक ऐसी एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह स्टेटमेंट है कि रीजनलिज्म सिनेमा सेल सॉफ्ट, सेंसिबल और रियल हो सकता है। और यही वजह है कि ये फिल्म शायद आज ही नहीं लेकिन कल भी देखी जाएगी। और मैं बताने वाला हूँ कि आपको ये फिल्म बिल्कुल देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखने से चूक रहे हैं तो निश्चित ही आप एक ऐसे मूवी से दूर जा रहे हैं जो आपको आपके सवालों से दूर करता है, आपको आपके जवाबों से दूर करता है। ये मूवी सिर्फ मूवी नहीं है, ये आपके घर की बात है, आपकी हर एक मोमेंट की बात है। जी हाँ, मैं बता दूं कि ये फिल्म ना केवल आप फैमिली सहित देख सकते हैं बल्कि इसे आप अकेले में बैठकर भी देख सकते हैं। अब एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, क्या वो तेरी फिल्म जिसे दोबारा देखा जा सकता है, क्या इसे हम रिपीट में भी देख सकते हैं? अब जरा रुकिए, क्योंकि ये ओह तेरी छत्तीसगढ़ी मूवी का असली खेल शुरुआत में नहीं और ना ही सीधे क्लाइमेक्स में है। इस फिल्म की जान बीच में बसती है। यहीं पर तय होता है कि ये फिल्म आपको सिर्फ पसंद आएगी या अंदर तक हिला देगी। फिल्म का मिडिल आते आते हंसी लगभग गायब होने लगती है और जो बचती है वो भी चेहरे पर नहीं अंदर रह जाती है। यहाँ ये कहानी मजाक छोड़कर जिम्मेदारी की बात करने लगती है और कैरेक्टर को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिलता। अब उन्हें हालात झेलने पड़ते हैं। रजनी झांसी का किरदार यहीं पर सबसे ज़्यादा बदलता है। जो इंसान शुरू में हर बात को हल्के में ले रहा था, अब वही इंसान हर छोटे फैसले से डरने लगता है, क्योंकि अब उसके फैसलों का असर सिर्फ उस पर नहीं पूरे परिवार पर पड़ रहा है। और यही डर उसके चेहरे पर साफ झलकता है। एल्सा घोष का किरदार एक मिडिल पोर्शन में सबसे ज़्यादा मजबूत लगता है, क्योंकि मजबूती जोर से बोलने में नहीं, अब
वो और भी ज़्यादा समझदार और टेंशन लगती है। अब समझने की कोशिश भी नहीं करती, अब वो ओवर्स करती है और कई बार किसी का चुप हो जाना सबसे बड़ा बयान होता है। फिल्म का बीच का हिस्सा रिलेशन को तोड़ने का काम करती है। यहाँ दोस्ती में दरार पड़ती है, घर में दूरी आती है और बातचीत कम होने लगती है। सीन्स छोटे हैं लेकिन भारी हैं। ये डिनर टेबल वाला सीन्स, एक अकेले बैठे कैरेक्टर का शूट, एक अधूरा डायलॉग, यही सीन्स ऑडियंस को रोक लेती है। यहाँ कोई विलन एंट्री नहीं होती, फिर भी टेंशन रहती है क्योंकि विलन कोई इंसान नहीं, सिचुएशन बन चुकी है। म्यूज़िक इस हिस्से में लगभग गायब सा हो जाता है और यही सबसे सही फैसला था क्योंकि साइलेंस यहाँ सबसे ज़्यादा बोलती है। मिडिल पोर्शन में एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ ऑडियंस को लगता है अब सब कुछ हाथ से निकल गया और यही मोमेंट फिल्म को यादगार बनाता है क्योंकि यहाँ कोई भी फैसला बिना नुकसान के नहीं हो सकता। कॉमेडी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती लेकिन अब वो राहत देने वाली होती है। एक हल्की सी मुस्कान, फिर तुरंत गहरी सांस। ओ तेरी का बीच का हिस्सा आपको एक ऐसा एहसास दिलाता है कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ सही और गलत चुनना नहीं होता, सबसे मुश्किल होता है कम गलत चुनना। और यही थॉट इस हिस्से में दिमाग में बैठ जाता है। यहीं से कहानी धीरे धीरे क्लाइमैक्स की तरह बढ़ने लगती है। ऑडियंस को साफ समझ आ जाता है अब वापसी नहीं, ये तो कुछ अलग ही दिखाने वाला है। और मैं बता दूं कि जो ये मूवी का रिव्यू है ये बिल्कुल मूवी देखने के बाद बताया जा रहा है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए। ओ तेरी का असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर आपको लगता है कि फिल्म सिर्फ हंसी मजाक के लिए है तो ऐसा नहीं है। ये फिल्म आपको अपने परिवार से जोड़ती है और ये आपसे रिलेट भी करती है। अगर आपको लगता है कि ये फिल्म सिर्फ हंसी मजाक से निकल जाएगी तो आप यही सबसे बड़ी गलती करते हैं क्योंकि फिल्म का बीच वाला हिस्सा धीरे धीरे आपको पकड़ता है और फिर छोड़ता नहीं। फिल्म के मिडिल तक आते आते कैरेक्टर और कंफर्टेबल नहीं रहते। अब सबके चेहरे पर एक सवाल दिखने लगता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लोग यही सवाल पूछ पूछ के परेशान हो जाते हैं। यहीं से कहानी हल्की नहीं रहती। अब हर सीन्स के पीछे एक टेंशन छुपी रहती है। रंजीश झांझी का कैरेक्टर इस हिस्से से सबसे ज़्यादा बदलता है। शुरू में जो आदमी मजाक में टाल देता है था, अब वो हर बात को अंदर तक महसूस करने लगता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उसके चेहरे की कॉन्फिडेंस कम हो जाती है और सबसे ज़्यादा सोचने लगता है। ऐसा घोष का कैरेक्टर यहाँ सबसे ज़्यादा रियल लगता है और ना ड्रामेटिक बनती है और ना बेवजह इमोशनल, लेकिन उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कुछ कह जाती है। मिडिल पार्ट में दोनों के बीच एक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा टेस्ट होती है। अब प्यार रोमांटिक नहीं लगता, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है और यही वो जगह है जहां ऑडियंस खुद को कहानी के अंदर पाती है क्योंकि ज़िंदगी में भी सबसे ज़्यादा इसी का इंतज़ार रहता है। घर के सीन्स बहुत सिंपल है लेकिन बहुत हैवी है। कोई चिल्लाता नहीं, कोई फिर भी एक ऐसा मोमेंट रहता है जिसे हम देखकर थक जाते हैं या फिर अटेंशन हो जाता है और यही कॉमेडी और ज़्यादा असर करती है।
फिल्म के मिडिल पोर्शन में आपको सीधे कश्मीर ले जाता है और यकीन मानिए ये कोई साधारण बैकड्रॉप नहीं होता। यहाँ सिर्फ आपको कोई इमोशन नहीं दिखता, यहाँ असली खेल शुरू होता है। यहाँ कश्मीर सिर्फ दिखाया नहीं गया है, यहाँ कश्मीर को फील कराया गया है। बर्फ़ से ढकी सड़कें, चारों तरफ फैले पहाड़ और सन्नाटा, जो देखने में महसूस कराता है कि ये कश्मीर जो है कितना सुंदर है, जो देखने में खूबसूरत है लेकिन अंदर से डर को पैदा करता है। यहीं से फिल्म का मूड बदलता है। जब तक वो कहानी शुरुआत में जिस ढाल पर जा रही थी, ये कहानी का ऐसा इमोशनल पार्ट बन जाता है कि लोग टेंशन में घूमने लगता है। एक सीन है जहाँ कार चल रही है और डॉग पीछे से आकर उस कार में ड्राइविंग करता है। डॉग जो है कार में बैठकर, जो ड्राइवर का सीट रहता है उस पर बैठकर कार को चला रहा है, और ये ऐसा नहीं चला रहा है कि वो डगमगा जाए, वो ऐसे स्मूथ चला रहा है कि लोग पहले तो डर रहे थे कि ये कुछ इधर उधर ले जाकर ना थमा दे, लेकिन डॉग ने जो वो किया ड्राइविंग, वो लोगों को हिला कर रख दिया। और यही सेंस इस फिल्म की समझदारी को दिखाता है। यहाँ डर दिखाने के लिए ना कोई लाउड म्यूज़िक है और ना कोई जोर कट है, बस लोकेशन, साइलेंस और कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज। कश्मीर की सड़कों पर चलती कार और पीछा करता डॉग, ये सीन सिंपल होते हुए भी बहुत पावरफुल बन जाता है। और ज़्यादा पावरफुल कब बनता है, जब ये डॉग जो है कार को ड्राइव करता है, चलाता है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त छोटे छोटे गेस्टर, खिड़की से बाहर निकलना, से बोलना, एक दूसरे की तरफ देखना, ये काफ़ी ब्यूटीफुल मोमेंट जो है बना देता है। अब यहाँ से फिल्म एकदम अलग लेवल पर चली जाती है और यहाँ से ऑडियंस को समझ आ जाता है कि ओ तेरी फिल्म सिर्फ कहानी नहीं है, एक्सपीरियंस बनाना चाहती है। फिल्म का बीच वाला हिस्सा कश्मीर में ले जाकर पूरी तरह खुल जाता है, और सच कहूँ तो कश्मीर की लोकेशन फिल्म की सबसे बड़ा विजुअल असेस्ट बन जाती है। यहाँ की वादियाँ, खुले रास्ते, बर्फ़ से ढके पहाड़ और दूर दूर तक फैली शांति स्क्रीन पर आते ही सीधे आंखों पर उतर जाती है। ये लोकेशन सिर्फ ग्राउंडेड नहीं है, ये कहानी का हिस्सा बन जाती है। यहीं से कैरेक्टर खुद को और ज़्यादा अकेला महसूस करने लगता है, क्योंकि जितनी खूबसूरत जगह उतना ही गहरा अंदर की कॉन्फ्लिक्ट। फिल्म का एक सीन जो ऑडियंस को चौंका देता है, जो डॉग कार पर चलकर कार को ड्राइव करता है, ये ट्रेनिंग लेने वाली डॉग होती है, जो ना केवल ड्राइव करता है बल्कि एक सेफ लोकेशन में ले जाकर दिखाता है। ये सीन दिखाता है कि कैरेक्टर किस मेंटल स्टेट में है। वो बाहर का नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से हर चीज़ से डरने लगता है। डॉग का अचानक कार के पास आना, लोगों को घबराना, ये सिंबल है उस डर का जो उनके दिमाग में चल रही होती है। और यहीं से डायरेक्शन कमाल करता है। कोई लाउड म्यूज़िक नहीं, कोई ज़बरदस्ती का शौक नहीं, बस सिचुएशन को जैसा का वैसा रहने दिया जाता है। कार में बैठे लोगों की आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो पल की खामोशी पूरी तरह टेंशन में ला देती है। कश्मीर का हिस्सा फिल्म की विजुअल ही नहीं, इमोशनली भी ऊंचाई तक ले जाता है। यहाँ कैरेक्टर अपनी ज़िंदगी से भागते हुए दिखते हैं लेकिन असल में खुद से टकरा रहे होते हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ डायलॉग नहीं है, बस कैरेक्टर खिड़की के बाहर देख रहा है और पीछे कश्मीर की खामोश खूबसूरती चल रही है। वहीं खामोशी सबसे ज़्यादा बोलती है। यहीं से ऑडियंस को ये महसूस होने लगता है कि फिल्म
रिटर्न पॉइंट से आगे निकल चुकी है, अब वापसी आसान नहीं है। कश्मीर वाला पोर्शन फिल्म को स्लो नहीं करता बल्कि उसे हैवी बनाता है। यहाँ डिसीजन लेने का दबाव बढ़ जाता है। जो बातें पहले टल रही थी अब सामने आने लगती है और यहीं बीच का हिस्सा फिल्म को बैक जोन में ले जाती है और ये हिस्सा वीक होता है कि क्लाइमेक्स भी वीक पड़ रहा है। लेकिन वो तेरी पूरी तरह संभल कर चलने वाली फिल्म है। लोकेशन शानदार है, कैमरा मूवमेंट क्लीन है और फ्रेमिंग ऐसा है कि उसमें सीन्स जो बनाया गया है बहुत ही बढ़िया सीन्स है और यही कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है। अब फिल्म उस जगह पर पहुंचती है जहां असली कहानी शुरू होती है। असली कहानी बाहर नहीं, घर के अंदर चल रही होती है। यहाँ लड़ाई किसी से नहीं, यहाँ टकराव अपने ही लोगों के बीच में है। अब बात कश्मीर लोकेशन या बाहर की नहीं है, अब बात है घर की, जहाँ हर कोई हर दिन साथ में रहने वाले लोग एक दूसरे को समझने वाले लोग आज एक दूसरे को समझने के लिए बंद कर देते हैं। फिल्म के इस हिस्से में सबसे ज़्यादा जोर पति पत्नी के रिश्ते पर आता है। शुरुआत में जो रिश्ता हंसी मजाक और समझ से भरा लगता है, अब उसी रिश्ते में छोटी छोटी बातें बड़ी बनकर सामने आने लगती है। यहाँ झगड़े अचानक नहीं होते, यहाँ झगड़े धीरे धीरे जमा होते हैं। एक बात दबाई जाती है, दूसरी बात टाल दी जाती है और तीसरी बात सब फट पड़ता है। फिल्म बहुत सच्चाई से दिखाती है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा अक्सर गलतफहमी से नहीं, चुप्पी से पैदा होती है। दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन सोच अलग अलग दिशा में चल रही होती है। एक को लगता है वो सब कर रहा है, दूसरे को लगता है कि वो अकेली लड़ रही है। यही पॉइंट फिल्म को रियल बना देता है और कोई भी पूरी तरह सही नहीं है। दोनों एक दूसरे को गलत ठहराने में लगे हैं, कोई पूरी तरह गलत भी नहीं है, बस दोनों थके हुए हैं। फिल्म इस मिडिल पार्ट में बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे रोज़मर्रा की बातें, पैसे, जिम्मेदारी, समय, परिवार धीरे धीरे रिश्ते पर भारी पड़ने लगती है। एक सीन कोई जोर से नहीं चिल्लाया, लेकिन वर्ड ऐसे होते हैं जो दिल पे उतर जाते हैं और कई बार डायलॉग से ज़्यादा टोन चोट करता है। यहाँ एल्सा घोष का कैरेक्टर और ज़्यादा रिलेटेबल हो जाता है, जो शिकायत नहीं कर रही, बस थक चुकी है। और रंजीत झांसी का कैरेक्टर यहाँ कॉन्फिडेंट नज़र आता है। वो समझता है कि अब सब ठीक कर रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं, प्रेसेंस से चलता है। फिल्म यहाँ कोई लेक्चर नहीं देती, बस सिचुएशन दिखाती है। ऑडियंस खुद डिसाइड करती है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। इसी फिल्म में फैमिली प्रेशर भी बढ़ने लगता है। बाहर के लोग बिना पूरी बातें जाने सलाह देने लगते हैं और वही सलाह आग में घी का काम करती है। यहाँ फिल्म बहुत सच्ची बात कहती है, जब दो लोग बीच में बात कर रहे हैं तो तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए। जब दो लोगों के बीच मसला चल रहा हो तो तीसरा इंसान अक्सर उसे सुलझाता नहीं और उलझा देता है। मिडिल पार्ट का यही हिस्सा फिल्म को इमोशनल कोर पर ले जाता है। यहाँ ऑडियंस हंसती नहीं और यहाँ ऑडियंस खुद को देखती है। कई लोग इस पॉइंट पर खुद से पूछते हैं, कहीं मैं भी ऐसा तो नहीं कर रहा, और यही सवाल फिल्म की जीत है। अब यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ ले जाता है जहाँ रिश्ता टूटेगा और रिश्ता में बदलाव होना पड़ेगा
अब डिसीजन टालना पॉसिबल नहीं है और यही टेंशन आपको अगले हिस्से तक बांध कर रखती है। अब ज़रा उस हिस्से की बात करते हैं। यहाँ फिल्म सिर्फ कहानी नहीं रहती, घर की सच्चाई बन जाती है। और यहाँ से ओह तेरी छत्तीसगढ़ी फिल्म की सबसे असली रूप सामने आती है। फिल्म के बीच का हिस्सा सबसे ज़्यादा चुभने लगता है, क्योंकि यहाँ कोई विलन नहीं होता, यहाँ कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता, यहाँ लड़ाई अपने ही लोगों से होता है। सबसे पहले पति पत्नी के रिश्ते पर चोट पड़ती है। शुरुआत की नोक झोंक मजाक में होती है, वो धीरे धीरे तानों में बदल जाती है और फिर ताने चुप्पी बन जाता है। फिल्म बहुत बारीकी से दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी बातें बड़ा झगड़ा बन जाती है। किसी सीन में पति कुछ कहता है तो उसे नॉर्मल लगता है, तो पत्नी के लिए दिल पर तोड़ने वाली बात हो जाती है। वही धीरे धीरे दीवार बनती जाती है। यहाँ कोई ज़ोर से चिल्लाता नहीं, लेकिन हर बात दिल से चुभती है। लेकिन पत्नी के कैरेक्टर यहाँ सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। वो शिकायत भी नहीं करती, वो गुस्सा भी करती है, लेकिन वो भी चाहती है कि उसे समझा जाए। वो लड़ाई जीतना नहीं चाहती, वो बस सुनना चाहती है। और पति वो भी गलत नहीं लगता, वो जिम्मेदारियों में फंसा हुआ है। काम परिवार सब एक साथ उठाए चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी गलती वही करता है, चुप रहना। और फिल्म बहुत साफ दिखती है और किसी रिश्तों में चुप्पी सबसे खतरनाक चीज़ बन जाती है। ये अब यहीं से फिल्मी का पर्पस बढ़ता है। घर के बड़े बड़े रिश्तेदार आपस में लड़ने लग जाते हैं, राय देने लग जाते हैं। कोई कहता है समझौता कर लो, कोई कहता है इज्जत ज़रूरी है। और इसी भीड़ में असल बात कही तब जाती है। फिल्म के मिडिल पार्ट में कई ऐसे सीन्स जहाँ कोई ड्रामा नहीं, लेकिन सिचुएशन बहुत हैवी है। खाना बनाते चुप्पी, रात में बिना बात किए सो जाना और सुबह ऐसे उठना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे सीन्स बहुत ज़्यादा सच लगते हैं। यहाँ ओ तेरी किसी एक को सही और किसी एक को गलत नहीं ठहराती। फिल्म बस ये दिखाती है कि रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग एक दूसरे को समझने से ज़्यादा साबित करने में लग जाता है। इस मिडिल फेस में ऑडियंस को सबसे ज़्यादा चोट लगती है, क्योंकि ये कहानी किसी न किसी अपनी ज़िंदगी से जुड़ जाती है और यहीं पर फिल्म का इमोशन हुक सबसे मजबूत हो जाता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि आगे क्या होगा, अब सवाल ये बन जाता है कि क्या ये रिश्ता बचेगा या ईगो सब कुछ ख़त्म कर देगा। और यही सवाल ऑडियंस को आखिरी हिस्से तक खींच कर ले जाता है। और ओह तेरी छत्तीसगढ़ी फिल्म की ये मिडिल जो पार्ट है वो और भी ज़्यादा चुभने लगती है, क्योंकि जहाँ दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, यहाँ टकराव अपने ही घर के अंदर होता है। फिल्म बहुत साफ तरीके से दिखती है कि ये खुशहाल परिवार अचानक कैसे उलझनों में फंसने लगता है। शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है, बात बात पर चुप्पी, छोटी बात पर गुस्सा और हर बात को गलत तरीके से समझ लेना। पति को लगता है वो जो कर रहे हैं वही सही है, पत्नी को लगता है उसकी बात कोई सुन नहीं रहा और यही गलतफहमी धीरे धीरे झगड़े में बदल जाती है। फिल्म यहाँ कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने वाला ड्रामा नहीं दिखती। यहाँ लड़ाई आंखों से होती है, खामोशी से होती है और अधूरे वाक्यों से होती है। कई सेंस में पति पत्नी एक ही कमरे में होते हैं, लेकिन इमोशनली मीलों दूर होते हैं और यही सेंस सबसे ज़्यादा दर्द देते हैं। अब यही कहानी से एक नया मोड़ आता है जब पति पत्नी के बीच तीसरी की एंट्री होती है और यही से फिल्म का
संवेदनशील हिस्सा शुरू होता है। वो तीसरी लड़की सीधे आकर घर नहीं तोड़ती, वो पहले समझने का दिखावा करती है, सुनने का दिखावा करती है और वही बातें सुनती है वो जो पत्नी सुनाना चाहती है, लेकिन पति ने कभी नहीं सुनी। यही वे से पति इमोशनली वीक होता है और यही से पत्नी को महसूस होने लगता है कि कुछ तो बदल रहा है। फिल्म इस एंगल को बहुत रियल तरीके से दिखाती है। यहाँ कोई ग्लैमर मोर नहीं है और ओवर रोमांटिक सीन्स नहीं है। यहाँ सिर्फ इमोशन की चोरी दिखाई देती है। पति को लगता है उसे कोई समझ रहा है, पत्नी को लगता है वो अकेली है और इसी अकेलेपन झगड़े को दूर करने के लिए इन दोनों के बीच में किसी तीसरे की एंट्री होती है। जब तीसरे की एंट्री होती है तो वो पूरे परिवार को तबाह कर देती है। ऐसी छत्तीसगढ़ी फिल्म अभी तक ना केवल बनी थी ना ही बनने वाली है। पता नहीं ऐसे फिल्में जो है बहुत अरसों बाद दिखाई देती है और ये फिल्म ना केवल आपको हंसी दिखाएगी, रोमांटिक सीन दिखाएगी और ना ही ये ड्रामेटिक है, ना ही ये इस तरह की मूवी जो है बहुत कम देखने को मिलता है। और मैं बता दूं कि ये फिल्में आपको यहाँ तक ले जाती है कि ये आपको बहुत सारी ऐसी सीख देने वाली है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब लड़ाई सिर्फ बातों की नहीं रहती, जब भरोसे की हो जाती है। घर का माहौल धीरे धीरे भारी होने लगती है। जहाँ पहले हंसी थी अब वहाँ ताना होता है, जहाँ पहले साथ बैठकर खाना होता था अब वहाँ खामोशी होती है। फिल्म यहाँ किसी को पूरी तरह गलत नहीं ठहराती, वो दिखाती है कि रिश्ते कैसे थोड़ी सी लापरवाही से बिखरने लगते हैं। पति को गिल्ट, पत्नी को टूटना और तीसरी लड़की की चालाकी, अब सब कुछ धीरे धीरे सामने आता है। ऑडियंस इस हिस्से से खुद को नहीं पाते क्योंकि ये कहानी किसी फिल्म की नहीं लगती, ये कहानी कई घरों की लगती है। वो तेरी की सबसे बड़ी ताकत, ये फिल्म सिर्फ दिखाती नहीं, आईना दिखाती है। अब यहीं से कहानी अपने सबसे ख़तरनाक मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहाँ या तो सच सामने आएगा या फिर सब कुछ पूरी तरह टूट जाएगा। शुरुआत में झगड़े छोटे छोटे होते हैं, कभी बातों पर, कभी शक पर, तो कभी ईगो पर। ऐसे झगड़े जो हर घर में होते हैं और फिल्म की सबसे बड़ी जिद यही है कि ये झगड़े नकली नहीं लगते। ऐसा लगता है कि ड्रामा बनाने के लिए लड़े जा रहे हैं। लगता है जैसे दो इंसान एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। पति को लगता है वो सही है, पत्नी को लगता है उसे सुना नहीं जा रहा है और इसी गैप में धीरे धीरे दूरी पनपने लगती है। अब यहीं से कहानी एक और ख़तरनाक मोड़ लेती है, जब पति पत्नी के बीच एक लड़की आ जाती है और वो लड़की पूरी तरीके से उस फैमिली को तबाह कर देती है। वो बदला लेना चाहती है और बदला से वे पूरे परिवार की नींव को हिला कर रख देती है। और अब आते हैं फिल्म के उस हिस्से पर जहां हंसती खेलती ज़िंदगी धीरे धीरे टूटने लगती है। फिर फिल्म बहुत साफ तरीके से एक कड़वा सच सामने रखती है। जब पति पत्नी के बीच तीसरा इंसान आ जाता है तो सबसे पहले बातों में जहर घुलता है। यहाँ झगड़ा अचानक नहीं होता, पहले शक होता है, चुप्पी आती है, फिर वही चुप्पी लड़ाई में बदल जाती है। पति अपने आप को सही मानता है, पत्नी को लगता है कि अब वो पहले जैसे नहीं रही और बीच में तीसरी लड़की होती है। वो सीधे लड़ाई नहीं करवाती, वो धीरे धीरे गलतफहमी पैदा करवाती है। छोटी छोटी बातें, आधी अधूरी सच्चाई और ज़रूरत से ज़्यादा अपनापन, यही सब मिलकर एक खुशहाल परिवार को अंदर से खोखला कर देता है। फिल्म का ये हिस्सा सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये कहानी नहीं लगती, ये हकीकत लगती है।
पति पत्नी के बीच पर जो भरोसा होता है वो एक दिन में नहीं टूटता, लेकिन जब टूटता है तो फिर आवाज़ें ऊंची हो जाती है, घर का माहौल बदल जाता है, बच्चों की हंसी गायब हो जाता है और हर बात पर झगड़ा होने लगता है। फिल्म यहाँ किसी एक को पूरी तरह गलत नहीं ठहराती। पति की कमजोरी भी दिखाई जाती है, पत्नी का दर्द भी, और तीसरी लड़की का रोल ये दिखाता है कि हर बार दुश्मन बाहर से नहीं आता, कई बार वो घर के बहुत करीब से आता है। क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हुए सब कुछ साफ होने लगता है, सच्चाई सामने आती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। कुछ रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं, कुछ हमेशा के लिए बदल जाते हैं। एंडिंग बहुत ज़ोर से ताली नहीं बजाती, लेकिन दिल पर गहरी छाप छोड़ती है। फिल्म बहुत होते हैं पर ऐसा फिल्म बहुत कम बनता है। फिल्म ख़त्म होते वक्त आप यही सोचते हैं, अगर समय रहते बात कर ली जाती तो शायद इतनी तबाही नहीं होती। वो तेरी सिर्फ मनोरंजन की फिल्म नहीं है, ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो रिश्ते को हल्के में लेते हैं, उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि तीसरा इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उन परिवारों के लिए जो आज भी बात करने से ज़्यादा चुप रहना पसंद करते हैं। अगर मैं इस फिल्म को एक लाइन में कहूँ, ओह तेरी बताती है कि प्यार को ज़िंदा रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ईमानदारी और बातचीत, वरना हंसती खेलती ज़िंदगी पल भर में तबाह हो सकती है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी सच्चाई है और सबसे बड़ा संदेश भी। अगर ये रिव्यू आपको दिल से जुड़ा लगा हो तो बताइए, क्या रिश्तों में तीसरा इंसान की एंट्री सबसे बड़ा खतरनाक होती है? अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।